बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, योर वेलकम। और आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है उनके अंदर है जी हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, हम लोग देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन की रिकर्सिव डेफिनेशन क्या होती है और हम इसको यूज़ करके किस तरह से अपनी लैंग्वेजेस को राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है। आपके पास फॉर एग्जांपल ए स्टैटिक है, मैंने हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी क्लीन स्टार क्लोजर की। और मैं एक ऐसी लैंग्वेज को जो है वो आप लोगों के सामने रखती हूँ जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि है ए। ठीक है, ए है और मैं आपसे कहती हूँ आप इसकी जितनी भी पॉसिबल कंकैटिनेशन कर सकते हैं आप करें। तो आप कैसे राइट करेंगे, ए फिर 2 टाइम्स ए फिर 3 टाइम्स ए फिर 4 टाइम्स ए, और ये इनफिनाइट बनेगी, ये चलती ही जाएगी। और अगर मैं इसके अंदर नल स्ट्रिंग को इंक्लूड नहीं करती तो ये क्या सिंपल नहीं बन जाएगा। अगर मैं ए लिखूं और ए के ऊपर प्लस लगा दूं तो क्या इसका मतलब यही नहीं हो जाएगा कि ए और जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ए से बन सकते हैं, मतलब ए को जितनी मर्तबा भी कंकैटिनेट किया जा सकता है उन सब को वो इतना लंबा पैराग्राफ लिखने के बजाय, मतलब पेरेंथिस के अंदर बार बार एक बार सिंगल ए फिर कॉमा लगा के 2 ए फिर कॉमा लगा के 3 और फिर इनफिनाइट डॉट डॉट लगा के हम लोग कर दें, तो उससे बेहतर नहीं कि आप ए लिखें और ए के ऊपर एक प्लस का सिंबल लगा दें छोटा सा, और हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो एक ही एलिमेंट है जिसका ए और उसके तमाम जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो आप सिर्फ एक के ऊपर प्लस लगाने से ही शो करवा सकते हैं। और अगर मैं ऐसा करूं कि मैं प्लस की बजाय स्टार लगा दूं तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि इसमें सबसे पहले क्या जनरेट होगी, नल स्ट्रिंग। पहले आएगी नल स्ट्रिंग, फिर कॉमा लग के लगेगा 1 टाइम में, फिर 2 टाइम में, फिर 3 टाइम में, बाकी सारा कुछ वैसा ही होगा। ठीक है, बस प्लस और स्टैटिक का ये डिफरेंस होगा कि स्टैटिक में नल स्ट्रिंग भी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो आपने ए स्टैटिक और ए प्लस लिखा, ये बेसिकली क्या हैं, ये हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस। ठीक है, कि आप एक पूरी लैंग्वेज को नहीं लिखते लेकिन लैंग्वेज की फॉर्मेशन कैसे हो सकती है आप बस वो लिख देते हैं। एक आप उसको बिल्कुल ही प्रिसाइज सा करके, जैसे दरिया को कूजे में बंद करके आप वहाँ पे लिख देते हैं, जो उसका मेन फार्मूला होता है वो आप लिख देते हैं और पूरी लैंग्वेज नहीं लिखनी पड़ती। इस चीज़ को कहते हैं हम लोग, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। ठीक है, इस जो है वो लेक्चर में से MCQs काफ़ी बन सकते हैं, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा जी, रेगुलर एक्सप्रेशन में उन्होंने सबसे पहले बात की है कि ए स्टैटिक से ये चीज़ जनरेट होगी और ए प्लस से ये चीज़ जनरेट होगी। तो जो वो वाली लैंग्वेज है जिसके अंदर नल स्ट्रिंग इंक्लूड हो रही है उसको उन्होंने नाम दे दिया है लैंग्वेज 1 L1, और जो दूसरी लैंग्वेज है जो प्लस के साथ हमने जनरेट किया जिसके अंदर नल स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रही उसको उन्होंने क्या दिया है L2। ठीक है, अब रेगुलर एक्सप्रेशन का तो हमें पता चल गया, अब हमने इनका डिफरेंस देखना है। मैं आपसे ये कहती हूँ कि किसी भी एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज़ कर सकते हैं। तो आप फ़ौरन कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर आप फार्मूला चेंज करेंगे तो आउटपुट भी चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं आप लोगों को बताती हूँ। अभी हमने बात की कि L2 जो हमारी लैंग्वेज है जिसके अंदर सिर्फ नल स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रही, बाकी तमाम ए के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो हैं वो आ रहे हैं, ये जनरेट करने के लिए हमने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या रखा था, ए प्लस, यही रखा था ना। अब अगर मैं कर दूं ए फिर ए और ए के ऊपर स्टार लगा दूं, आप कहेंगे आपने तो स्टार लगा दिया, और स्टार लगाने का मतलब ये है कि इसमें नल स्ट्रिंग जनरेट होगी, लेकिन हमारी लैंग्वेज 2 के अंदर तो नल स्ट्रिंग है ही नहीं। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने 2 टाइम्स ए लिखा, एक ए के ऊपर मैंने लगा दिया स्टार और दूसरा ए मैंने वैसे ही पड़ा रहने दिया। आप यही समझ लें कि जैसे ये वाला जो ए है ये पड़ा हुआ है ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, आप ये इस तरह से समझ लीजिए कि ये जो ये वाला ए है ये ब्रैकेट के बाहर पड़ा हुआ है और दूसरे वाला ए जो है वो ब्रैकेट में पड़ा हुआ है जिसके ऊपर स्टार है। तो क्या होगा कि जो ए स्टार है वो नल स्ट्रिंग जनरेट करेगा, लेकिन जब वो जनरेट करेगा नल स्ट्रिंग और बाहर ए पड़ा होगा तो नल स्ट्रिंग मल्टीप्लाई होगी वो ए के साथ, और जो पहला आपके पास आउटपुट आएगा वो ए ही आएगा, वो नल स्ट्रिंग नहीं आएगा। अब दूसरी दफ़ा देखें, नेक्स्ट मैंने क्या लिख दिया, ए स्टैटिक और ए, ये लैंग्वेज भी जनरेट कर रही है, ये वाला जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये भी जनरेट कर रहा है लैंग्वेज 2 को। कैसे, क्योंकि जब ए स्टैटिक नल स्ट्रिंग जनरेट करेगा तो नल स्ट्रिंग के बाहर क्या पड़ा हुआ है आपके पास ए,
और ए जो है वही इसका ऑटोमेटिकली फर्स्ट जो आउटपुट बनेगा वो ए ही बनेगा। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, बट while given a regular expression there exists a unique language generated by that RE। जब आप लोग एक RE या एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हमेशा उस रेगुलर एक्सप्रेशन से एक यूनिक लैंग्वेज जो है वो जनरेट होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं जी रिकर्सिव डेफिनेशन। अब रेगुलर एक्सप्रेशन की रिकर्सिव डेफिनेशन कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप उसका क्या होगा कि तमाम लेटर्स जितने भी सिग्मा में आते हैं, मतलब वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, उसके कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कंकैटिनेशन करने का तरीका हम लोग देख लेते हैं, लेकिन हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? सिग्मा। तो एवरी लेटर ऑफ सिग्मा इंक्लूडिंग नल लेटर इज़ आ रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या हो गया जी? अगर R1 और R2 रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं तो फिर R1 चाहे ब्रैकेट लगा लें, चाहे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चाहे ये दोनों प्लस हो रहे हैं, चाहे इनमें से किसी एक के ऊपर या दोनों के ऊपर स्टार लगा हुआ है, क्लीन स्टार क्लोजर ले लिया, ये सब के सब क्या हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन है। और स्टेप 3 क्या है जी? इनके अलावा कुछ भी हो जाए वो आर ही नहीं हो सकता। ठीक है, वो रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं होगा। अब हम लोगों ने मेथड 3 की बात करनी है कि हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ कैसे करेंगे। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बड़ा ही सिंप्लीफाई करके दिखाना चाहूँ तो इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, वही लैंग्वेज जो हम लोगों ने लेक्चर 1 में एग्जांपल देखी है, लेक्चर 2 में एग्जांपल्स देखी हैं, उसी तरह से यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स देखी हैं, दी हुई हैं, और मैं ये चाह रही हूँ मैं आप लोगों को सबसे सिंपल और सबसे ईजी तरीके से समझा दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये है, ओड लेंथ की बात कर लेते हैं हम लोग। वैसे इवन लैंग्वेज की अगर मैं आपको एग्जांपल देती तो वो ज़्यादा अच्छा समझ आना था, लेकिन मैं यहाँ पे राइट कैसे करूँ, तो हम लोग ऐसा करते हैं, मैं आपको ये वाली लास्ट वाली एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, कंसीडर कर लिया जी आपके पास एक लैंग्वेज है एल जिसकी ओड लेंथ होनी चाहिए। हम लोगों ने लेक्चर 1 में डिस्कस किया हुआ है ओड लेंथ, इवन लेंथ, ये बिल्कुल भी आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। लैंग्वेज के एलिमेंट्स कितने हैं? 2, सिग्मा ए और बी, 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब उसका रेगुलर एक्सप्रेशन आप लोगों ने बनाना है, तो आप लोग किस तरह से बनाएंगे? आप लोगों ने लिखा a प्लस बी, ये सारा रेगुलर एक्सप्रेशन देख के परेशान नहीं होना कि पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, ये बहुत ही आसान लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए हूँ, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। ये देखें जी, a प्लस बी और फिर a प्लस बी के ऊपर स्टैरिक है। ऐसा कैसे जी? आप 2 टाइम्स जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब ओड होना चाहिए ना, तो ओड कैसे हो सकता है? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब अगर 1 है, आप सिर्फ a प्लस बी लिख देते तो वो बस 1 टाइम ही जनरेट होना था ना, वो 3, 5, 7, 9, 11 वो किस तरह से जनरेट होना था? तो आप क्या करेंगे? आप 3 टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे और उसमें जो 2 टाइम्स है उसके ऊपर चला देंगे लूप चलाएंगे। अब वो 2 टाइम्स है, लूप उसके ऊपर चलेगा, वो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट टाइम 4, नेक्स्ट टाइम 6, नेक्स्ट टाइम 8। ठीक है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन यही हो सकते हैं ना, 2, 4, 6, 8 एट्सेट्रा, या 0 हो सकता है उसमें से, मतलब कुछ भी सिलेक्ट ना हो तो 0 भी तो हो सकता है ना। तो जो बाहर वाला आपके पास a प्लस बी पड़ा हुआ है, ये उसको हर बार कर देगा ओड लेंथ का बना देगा। ठीक है, क्योंकि जिनके ऊपर लगा हुआ है स्टार, ये स्टार तो लूप में आ जाएंगे, ये तो जनरेट होते ही जाएंगे, और जो बाहर वाला सिंगल a प्लस बी पड़ा हुआ है वो या तो उसको 1 बनाएगा, अगर उधर 2 है तो वो 1 ऐड होके 3 हो जाएगा, अगर वहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 1 ऐड होके 5 हो जाएगा। और इसी तरह से जो सेकंड वाला है उसमें आप लोगों ने पहले दोनों पे लूप लगा दिया और बाद में एक पड़ा रहने दिया। ठीक है, अब दिमाग के अंदर उन्होंने जो बताया है, इट मे बी नोटिस दैट अ लैंग्वेज में बी एक्सप्रेस्ड बाय मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशन, ये वही बात है जो मैंने आप लोगों को पहले बता दी है। अब आगे उन लोगों ने कुछ एग्जाम्पल दी हुई है, और यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। आप लोगों के पास अगर लिखा हो कोई भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन R1 है, ठीक है, और उसमें लिखा हुआ है A पे भी स्टार है प्लस B पे भी स्टार है। ठीक है, दोनों के ऊपर जो है वो इस तरह से नहीं है। ठीक है, जैसे ये है ना, आपके पास ये ब्रैकेट लगी हुई है, इस तरह से ब्रैकेट नहीं लगी हुई। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक लैंग्वेज है R1 जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं a प्लस बी, और a प्लस बी ऐसे होल के ऊपर
जो ब्रैकेट लग के स्टार नहीं लगा हुआ, सेपरेट सेपरेट लगा हुआ है, सेपरेट ए के ऊपर स्टार लगा हुआ है, सेपरेट बी के ऊपर स्टार लगा हुआ है। और दूसरी आपके पास लैंग्वेज है जो इस तरह से है, जैसे ये है ए प्लस बी और होल के ऊपर ब्रैकेट लग के होल की साइड्स पे और ऊपर स्टार है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो ए स्टैरिक प्लस बी स्टैरिक, यानी कोई ब्रैकेट नहीं है, दोनों अलग अलग पड़े हुए हैं, ये क्या करेगी? इट विल नॉट जनरेट एनी स्ट्रिंग ऑफ कंकैटिनेशन ऑफ ए एंड बी। ये ए और बी को कंकैटिनेट नहीं करेगी, ये हमेशा ए को ए के साथ ही कंकैटिनेट करेगी और बी को बी के साथ ही कंकैटिनेट करेगी। ए पे स्टार लगा हुआ है ना, तो वो जो हम लोग पहले देख रहे थे लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, तो अगर ए पे ही बस स्टार लगा हुआ है तो फिर वो ए के ही तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग लेके आएगी। अगर बी पे स्टार लगा हुआ है तो बी के तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग लेके आएगी। वो ए और बी दोनों को मिला के एक स्ट्रिंग आपके पास कभी भी जनरेट होके नहीं आ सकती। लेकिन अगर ऐसा है जैसा कि ये है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि ए प्लस बी दोनों एक ब्रैकेट में है और इनके ऊपर स्टार लगा हुआ है, तो फिर इसका क्या मतलब है कि ये हमेशा ए और बी दोनों को कंबाइन करके उनका आउटपुट लेके आएगी। ठीक है, ए और बी दोनों को ऐड करके कंकैटिनेट करके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ये वो बना के लेके आएगी। ठीक है जी, आगे क्या जी? इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं? ये ऐसे रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं जो सेम लैंग्वेज को जनरेट करें। जैसे हमारे पास ये था ना, ये कि ए प्लस है, ए स्टैरिक है और ए स्टैरिक ए है, ये तीनों लैंग्वेज 2 को ही जनरेट कर रहे थे, तो ये तीनों क्या हो गए? इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस। ठीक है, और रेगुलर लैंग्वेजेस किनको कहते हैं? ऐसी लैंग्वेजेस जो रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट की गई हों उनको रेगुलर लैंग्वेजेस कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।